नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। मूल अधिकार शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी में आरएस के लिए हम अब मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार, मौलिक अधिकार भी आप इन्हें कहोगे, मूल अधिकार भी आप इन्हें कहोगे, मूलभूत अधिकार भी इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप इसे मान सकते हो। यहाँ से सवाल बनने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस आपके यहाँ रहने वाले हैं। मूल अधिकार हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो वैसे क्या होता है मूल अधिकार? देखो, मूल का मतलब होता है जड़। साधारणतया मूल का मतलब क्या होता है? जड़। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ आप वर्ड काम में नहीं ले सकते। मूल का मतलब होता है जो बेसिक होता है, जो जरूरी होता है, या जिसके बिना कल्पना संभव नहीं हो। समझ गए? नींव होती है ना, उसको मूल कहते हैं। पेड़ का मूल क्या है? जड़ है। मतलब जड़ के बिना पेड़ नहीं रह सकता। उसी प्रकार कुछ ऐसे अधिकार हैं जो एक मनुष्य के लिए, एक नागरिक के लिए बहुत जरूरी होते हैं। किसी भी देश में एक नागरिक के लिए कुछ अधिकार जरूरी होते हैं। उन अधिकारों को क्या बोलते हैं? उन अधिकारों को हम क्या कहेंगे? उन अधिकार को हम मूल अधिकार कहेंगे। ऐसे अधिकार, मैं लिख रहा हूँ, आप मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। ऐसे अधिकार जिनके बिना किसी नागरिक का, किसी भी देश के नागरिक का चहुंमुखी विकास संभव ना हो, मूल अधिकार कहलाते हैं। अर्थात ऐसे अधिकार जिनके द्वारा किसी भी देश के नागरिकों का चहुंमुखी विकास होता हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? मूल अधिकार कहेंगे। यानी कि एक नागरिक होने के लिए कुछ अधिकार होने जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने गांव से बाहर नहीं जा सकते, अब अगर मैं आप पे रोक लगा दूँ कि अब आप जो है अपने गांव से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको मैं अब आपके गांव की उस बाउंड्री में ही कैद कर दूँ, तो क्या आपका जीवन जीवन है? नहीं है ना। तो ये क्या हुआ? आपके संचरण करने के मूल अधिकार पर मैंने क्या लगा दी? रोक लगा दी। ये जीवन नहीं है आपका। मैं आपसे कहूँ कि आप एक ऐसी जगह रहेंगे जहाँ स्वच्छ हवा नहीं हो, जहाँ आपको साफ हवा नहीं मिलेगी, मैं आपको गंदगी के ढेर में रहने के लिए मजबूर कर दूँ, तो ये क्या है? ये जीवन नहीं है, नरक है। जीवन तो जानवर भी जी लेता है, लेकिन ये जीवन नहीं है। तो ये जीवन नहीं है, तो ये कौन सा मूल अधिकार आपका जीवन जीने का अधिकार मैं छीन रहा हूँ। ये आर्टिकल 21 बात करेगा। कहने का मतलब कुछ अधिकार हमको संविधान ने दिए हैं जो बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके बिना हमारा जीवन ढंग से, मतलब जीवन जी तो सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अपने गांव में रह के जिंदा नहीं रहोगे, लेकिन वो एक सही मनुष्य का जीवन नहीं कहा जाएगा। वो सम्मान पूर्वक जीवन उसको नहीं कहेंगे, स्वाभिमान पूर्वक जीवन उसे हम नहीं कहेंगे। तो बात समझ में आई? कुल मिलाकर हमको ये तो पूछने वाला है नहीं कि मूल अधिकार क्या होता है। हमें समझना है कि मूल अधिकार का मतलब ऐसे अधिकार जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो, जिनके बिना हमारा जीवन जीवन नहीं है, हमारे चहुंमुखी विकास के लिए वो बहुत ज़रूरी है, उन्हें हम क्या कहेंगे? मूल अधिकार कहेंगे। क्लियर? तो बात करते हैं भारत के संविधान में कहाँ कहाँ ये हमने लिखे हैं, यानी कि संविधान में कौन से भाग में। तो पहले तो हमें क्या करना है? मूल अधिकारों वाले भाग को याद करना है। कौन सा भाग है? तो भाग 3 है। इसको रट्टा मार लीजिए अच्छे से। संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है? तो इसे हम कहेंगे भाग 3। क्लियर? इस भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। छोटे पेपर होते हैं ना, उनमें पूछा जाता है, तो थोड़ा याद कर ले, क्या पता को दूसरा पेपर भी देने की हमारी ऐसी स्थिति बन जाए कि हमें आरएस के अलावा भी दूसरा पेपर देना पड़े। तो इस भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये क्या बला है जी मैग्ना कार्टा? पहले तो याद रख लो, इस भाग 3 को मतलब मूल अधिकारों वाले भाग को, मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इंग्लैंड में एक राजा हुआ था। इंग्लैंड में सन थी शायद, जहाँ तक मुझे याद है 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में एक किंग जॉन हुआ था।
उस राजा ने अपने सामंतों के दबाव में आकर, मतलब वहाँ एक डिमांड उठी थी कि वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाएं। तो दुनिया में सबसे पहले बताते हैं कि अधिकारों की बात उस राजा के द्वारा चली। इंग्लैंड का राजा था, तो उसका जो प्रपत्र था, उसने जिस जिस पर्ची पर लिख करके मूल अधिकार लोगों को दिए थे, नागरिकों को अधिकार दिए थे, उसका नाम रखा मैग्ना कार्टा। तो ये मूल अधिकारों की एक पुरानी जो उसका इतिहास है, तो मूल अधिकारों के रूप में मैग्ना कार्टा, वो जो प्रपत्र फेमस हुआ उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा गया है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो हम कहेंगे भाग 3 को। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है मूल अधिकारों का प्रपत्र। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है थोड़ा सा हमें कि इसको हम क्या कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो भारत के संविधान के भाग 3 में एक तो क्या है, मूल अधिकार है, और इस मूल अधिकारों वाले भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब भी क्या होता है, कुछ अधिकारों का प्रपत्र, अधिकारों का एक पत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखें तो आपको अनुच्छेद पूछेगा कि किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 12 से 35 याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे, देखो आपको 51 तक तो अनुच्छेद लगातार याद करना है, या मैं कहूँ तो मूल अधिकारों तक ही आप याद रखो। आपको 35 तक ही आपको अनुच्छेद है ना, उनको आपको ढंग से याद करना है। सारे अनुच्छेद नहीं याद होते, कभी ऐसा करने मत बैठना मैं एडवोकेट हूँ मुझे खुद को पूरे याद नहीं होते, संभव नहीं है। और आपका पेपर ऐसी डिमांड नहीं करता। अगर पेपर डिमांड करे ना, जैसे आरजेएस का पेपर दो, अगर आप एलएलबी कर रखे हो आपने, आपको जुडिशरी की फील्ड में जाना, तो वहाँ आपको 1 बाय 1 याद करने होते हैं। लेकिन मैं वो पेपर दे नहीं रहा, तो मैं भी उस तरफ ध्यान नहीं देता। अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है तो आपको एज इट इज़ जो है ऐसे आर्टिकल याद करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप हो जाता है। जो महत्वपूर्ण होंगे वो अपने आप आपका दिमाग उनको एक्सेप्ट करता जाएगा। ठीक है, जैसे अभी बात आएगी जीवन जीने का मूल अधिकार, अनुच्छेद 21 है। अब इसको कोई याद नहीं कराने आएगा, अपने आप जब आप उसको समझ करके देखोगे ना तो याद हो जाएगा। क्लियर, जैसे जैसे हमारे आगे पार्ट आएंगे सब में हमको जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा हमको अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन आपको एक रेंज याद रखनी है कि भाई किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मूल अधिकारों का एक वर्णन हमको मिलेगा। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको याद करना है। याद मतलब 12 से 35 याद रखना है कि 12 से 35 तक क्या है, मूल अधिकारों का हमने वर्णन किया। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हम कह सकते हैं क्या है, मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक बात बनी। चलो, भाग याद हो गया। उसके बाद मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, उसी भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, हमने कहाँ से लिया इनको, हमारे लिए हमारे संविधान में ये स्रोत कहाँ से हैं, हम कहेंगे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें आप यूएसए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने मूल अधिकारों को किस संविधान से लिया है, किस संविधान से हमारे मूल अधिकार हमने लिए, तो हम कह सकते हैं यूएसए से हमने मूल अधिकारों को लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने मूल अधिकार हैं हमारे संविधान में, अनुच्छेद आपको पता हो गए 12 से 35। अगर मैं कहूँ कि मूल अधिकार कितने भागों में बांटे गए, मूल अधिकारों के कितने प्रकार हमारे संविधान ने दिए, संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। 6 प्रकार के मूल अधिकार है वर्तमान में, 6 प्रकार के मूल अधिकार है कब, वर्तमान में। इसका मतलब पहले कुछ ज़्यादा थे, हाँ पहले कितने थे, पहले 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। अब कितने हैं, अब 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। तो क्या लिखेंगे, संविधान में मूल अधिकार कितने हैं, 6 प्रकार के हैं। आप संख्या पूछ भी ले तो आप बताएंगे 6 मूल अधिकार मुझे संविधान से मिले हुए हैं वर्तमान में। पहले कितने थे, यानी कि मूल संविधान में कितने थे, अगर आपसे पूछ ले मूल संविधान में कितने थे, तो हम कहेंगे 7 प्रकार के। थोड़ा सा याद रखिएगा, कुछ विशेष नहीं है। तो जब हमने संविधान बनाया 1949 में, उस समय कितने प्रकार के मूल अधिकार थे, 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। लेकिन आज कितने हैं, 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। तो आज जो 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं उनको एक एक करके हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से मूल अधिकार हमें आज मिले हुए हैं। तो पहला मूल अधिकार हम याद रखेंगे समता का अधिकार, समता का
अधिकार। पहला मूल अधिकार कौन सा है? क्षमता का अधिकार। ये आर्टिकल ए का मतलब आर्टिकल होगा, अनुच्छेद हिंदी में लिखते हैं, इसको इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, 14 to 18, 14, 15, 16, 17, 18, ये पांचों अनुच्छेद किस अधिकार के बारे में बात करते हैं? अलग अलग क्षमता के अधिकार के बारे में बात करते हैं। क्षमता मतलब बराबरी का अधिकार, क्षमता का मतलब बराबरी होता है ना, समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ये अधिकार, इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद आपको याद करना है? इसके आर्टिकल 19 to 22, 19 से 22 याद कर। पहला अधिकार कौन सा है? समता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 याद रख लोगे। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, कौन सा अनुच्छेद है? 19 से 22, 19, 20, 21, 22, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए। तीसरा प्रकार आपसे पूछे तो कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या नाम रखेंगे? चौथा प्रकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या नाम रखा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका कौन से आर्टिकल है? इसके कौन से आर्टिकल है? 23 और 24, क्लियर। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा कौन सा है सर? चौथा कौन सा है सर? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है? धार्मिक, एज इट इज लिख लीजिए, ऐसे ही सवाल बनेगा। मैं वही चीज़ लिखा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ जो एग्जाम में पिन करेगी, एग्जाम में आएगी, आ सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, वही करा रहा हूँ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका अनुच्छेद अगर आपसे पूछे कि कौन से अनुच्छेद होंगे, तो हम आर्टिकल 25 से 28 तक जाएंगे। क्या करेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार रहा। फिर हमने पहले लिखा स्वतंत्रता का अधिकार, उससे पहले हमने लिखा क्षमता का अधिकार। बात समझ में आ रही है? चलो पांचवें प्रकार पर चलते हैं। पांचवा प्रकार कौन सा है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसके अनुच्छेद कौन से हैं सर? देख लो सर, 29 और 30, ये लो जी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। फिर बात करें छठा प्रकार, 7 है ना, 6 ही रहे हैं, पहले 7 थे, अब कितने रहे? 6 रहे हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठा प्रकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका अनुच्छेद कौन सा है? इसका एक ही अनुच्छेद है, आर्टिकल 32। 31 मत कर देना आप, इसको क्रोनोलॉजी बना के 31 कर दो, 31 नहीं है, 32 है। 32 जो है ना, ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, क्लियर। तो ये 6 प्रकार क्या हुए? ये 6 प्रकार क्या हो गए? ये आपके मूल अधिकारों के प्रकार हैं। समझ में आई बात? ये आपके 6 जो है, ये क्या है? मूल अधिकार है वर्तमान के। क्या है? मूल अधिकार है सर, ये वर्तमान के मूल अधिकार है। 6 के 6 आपको याद होने चाहिए, और इनके आर्टिकल का वर्क भी आपको करना है। 14 से 18 कौन सा है? पूछा गया, पिछले यूपीएससी में पूछा गया था, और मेरे से पता नहीं, मेरी कैसी बदकिस्मत थी कि मैंने गलत कर दिया। मुझे पता नहीं मैंने कैसे, गोला भरने में गलती हुई मेरे से, हो जाती है कई बार जल्दबाजी में। तो आप भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से यूपीएससी पूछ सकता है, तो आरपीएससी कौन से खेत की मूली है, आरपीएससी भी पूछेगा। समता का अधिकार कौन सा वर्ग है इसका? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार पूछ ले, कौन से वर्ग में है? 19 से 22 तक है, ठीक है। 23 से 24 में कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 आर्टिकल में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। एक बीच में मैंने खा गया, कौन सा? 31, उस पर बात करते हैं।
वो जो बीच में खा गया ना, उसी को हटा लिया गया था। एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। 7वां कौन सा? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार जिसे हम कह सकते हैं। इस अधिकार का कौन सा अनुच्छेद था? इसका अनुच्छेद था 31। इसको हटा लिया गया, इसको हटा लिया गया, मतलब आज की तारीख में संपत्ति का मूल अधिकार नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार वर्तमान में नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो आप बताएंगे ये संपत्ति का जो अधिकार लिखा आता है अनुच्छेद 31 के अंदर, ये आज की तारीख में क्या है? मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इसे हटा लिया गया। अब हटा लिया गया तो पूछेगा कब हटा लिया गया? पूछ सकता है ना कब हटा लिया गया? 1978 में। 1978 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था सर? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन। एक एक लाइन गोल्डन वर्ड है, ये पूछा जा सकता है। संपत्ति के मूल अधिकार को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। सन कौन सी थी? सीधा सीधा ये भी पूछ लेगा। 44वां। आपने तो 42वां याद कर रखा है ना, बहुत सारे काम 42 में हुए थे। हमने जब प्रस्तावना पढ़ी थी तो हमने वहाँ देखा कि प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, लेकिन यहाँ संपत्ति के मूल अधिकार को हटा लिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन को। एक संविधान संशोधन का भी आपके चैप्टर है, बाद में पढ़ेंगे हम, वहाँ भी आपको ये सारे वापस याद करने कौन से संविधान संशोधन में क्या किया था। तो अभी से एक एक करके याद करना शुरू करें। 44वें में क्या किया था सर? संपत्ति के मूल अधिकार को हटा लिया गया था। तो क्या अब ऐसा हो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संपत्ति जो है ना, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, आपका मूल अधिकार नहीं है। अगर आपके गांव में से हाईवे गुजर रहा है और आपकी बिल्डिंग या आपका प्लॉट, आपका खेत उसके बीच में आ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मूल अधिकार है, मैं इसे यहाँ से हाईवे को गुजरने नहीं दूंगा। सरकार उसका अधिग्रहण करेगी। बेशक आपको मुआवजा दिया जा सकता है, आपके खेत की कीमत आपको दी जा सकती है, लेकिन आप कुंडली मारकर नहीं बैठ सकते कि भाई ये मेरा ही है, मैं तो इसको किसी को नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए इसको हटा लिया गया है। यानी कि संपत्ति आपका मूल अधिकार नहीं है आज की तारीख में। आपकी प्रॉपर्टी जो है ना, वो आपका अधिकार है, आपके, बिल्कुल आपसे कोई छीन नहीं रहा। मैं आपसे नहीं छीन सकता, आपका कोई दोस्त आपसे नहीं छीन सकता। ये जो अधिकार है ना, ये सरकार और व्यक्ति के बीच का मामला, ध्यान रखना। मूल अधिकार के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा। मूल अधिकार क्या है? आपके, यानी कि नागरिक के और सरकार के, व्यक्ति और सरकार के बीच का मामला है। सरकार मतलब राज्य की, राज्य का मतलब सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो, इनके बीच का मामला है। ये कोई दो व्यक्तियों के बीच का मामला नहीं है। मैं आपको अगर कहूँ कि गांव से बाहर नहीं निकलने दूंगा, तो अब जाके FIR करवाइए, ये हम दोनों के बीच का पर्सनल मामला है, ये अलग विवाद होता है। लेकिन अब ये आपके मूल अधिकार का हनन नहीं हो रहा। मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको गांव से बाहर नहीं निकलने दूंगा, ये अपन दोनों के बीच का मैटर है, हम दोनों लड़े इसलिए हुआ। आप मेरे ऊपर FIR करवाइए, पुलिस को जाके बोलिए, काम हो जाएगा। लेकिन सरकार ये कहे कि तुम गांव से बाहर नहीं निकलोगे, वो क्या है? वो आपके मूल अधिकार का हनन है। समझे बात को? मूल अधिकार क्या है? सरकार और व्यक्ति के बीच का मामला है, दो व्यक्तियों के बीच का मामला नहीं है। अपवाद स्वरूप एक दो जगह आता है, वो हम उसको समझेंगे, लेकिन मोटे तौर पर याद रखिए, मूल अधिकार किससे लिए जाते हैं? सरकार की गारंटी। ये मूल अधिकार कौन देगी? ये सारे अधिकार कौन देती है? ये सब अधिकार सरकार देती है। सरकार आपके साथ समानता का व्यवहार करेगी, सरकार आपको स्वतंत्रता देगी, सरकार आपका शोषण नहीं कर सकती या नहीं होने देगी, सरकार आपकी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेगी, सरकार आपकी संस्कृति की रक्षा करेगी, ठीक है, सरकार आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार को प्रदान करवाएगी न्यायालयों के माध्यम से। तो ये सब क्या है? सरकार की जिम्मेदारी है। संपत्ति का अधिकार समझे, और समझ में नहीं आया तो आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 31 में आपको बात करी गई है, ठीक है। 78 में 44वें संविधान संशोधन से इसको हटा लिया। चलो हटा लिया, फिर कहाँ डाला सर? कहीं ना कहीं तो उसको रखा था ना। वर्तमान स्थिति क्या है? संपत्ति के मूल अधिकार की
वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति से क्या मतलब है? आज क्या हालत है? क्या इसका मतलब मेरी ज़मीन मेरी नहीं है आपकी ज़मीन आपकी है, वो आपका वैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। वो सिर्फ आपका क्या हो गया, एक कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में अंतर हो गया है। मूल अधिकार का पावर थोड़ा ज़्यादा होता है, कानूनी अधिकार का पावर थोड़ा कम होता है। आप इस तरह देसी भाषा में समझ लो। क्लियर बात? तो अब क्या है, अब क्या है, अब केवल और केवल क्या है, कानूनी अधिकार है। वर्तमान स्थिति क्या है, केवल केवल एक कानूनी अधिकार है, केवल एक कानूनी अधिकार है। कौन? आपका संपत्ति वाला मूल अधिकार। अब क्या है, वो केवल और केवल एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है? अभी भी संपत्ति के अधिकार को संविधान के एक आर्टिकल में डाला गया है, और उस आर्टिकल का नाम क्या है, 300A। 300A तो अंग्रेजी में लिखूंगा, हिंदी में लिखूंगा तो 300 क्या है, तो 300A जो है ना, उसमें डाला गया। और कौन से भाग में डाला गया हमने, हम कहेंगे भाग 12 के अंदर उसको रखा गया है, भाग 12। तो भाग 12 के अंतर्गत 300A के आर्टिकल 301 के तहत वो क्या है, एक कानूनी अधिकार है। यानी कि अब वो मूल अधिकार नहीं रहा, ये तो हमको याद हो गया। तो संपत्ति के मूल अधिकार को कब हटाया गया? 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन था। अब क्या स्थिति है, वो अनुच्छेद 300 के तहत अब क्या है, एक कानूनी अधिकार रह गया। क्लियर बात हुई? ये हम क्या किया, हमने मूल अधिकारों के बारे में हमने एक छोटी सी रूपरेखा समझ में हमको आई कि भाई मूल अधिकार क्या होते हैं। क्लियर बात? अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि मूल अधिकार जो होते हैं वो 12 से 35 तक है, लेकिन आप कहोगे सर आपने तो शुरुआत तो 14 से कर दी, फिर ये 12 और 13 क्या है? तो इनका थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 जो है ना, वो थोड़ी रूपरेखा बनाता है। मूल अधिकार के लिए दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये राज्य की परिभाषा बताता है, राज्य की परिभाषा बताता है। जब क्योंकि मूल अधिकार आप किससे लोगे, राज्य से लोगे, इसलिए राज्य का पता होना जरूरी है। यानी आपके जो मूल अधिकार है ना, आप किससे मांगोगे अपने मूल अधिकार? आप मेरे से आप अपना मूल अधिकार नहीं मांग सकते। मेरे और आपके बीच अगर लड़ाई होती है तो उसका मैटर हमारा थाना कर देगा, पुलिस चौकी कर देगी, पुलिस वाले कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में किसके खिलाफ जाओगे, किससे मांगोगे? राज्य से मांगोगे। अब राज्य कौन कौन है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य कौन कौन है? सरकार। देशी शब्दों में याद करो, सरकार कौन सी? केंद्र और राज्य की दोनों। दूसरा दूसरा किसको कह सकते हैं? ठीक है, हम कहेंगे विधायिका। विधायिका यानी संसद, और संसद भी है और क्या है, राज्य की विधायिका भी है। समझे बात को? यानी कि चाहे वो, अब यहाँ राज्य का मतलब स्टेट, ये अपने छोटे मोटे होता है ना, ये MP UP, ये मत मानना। राज्य का मतलब सरकार है, वो किसी भी सरकार को हो सकती है। थोड़ा यहाँ गड़बड़ लग रहा होगा आपको, समझ में नहीं है, दोबारा समझाता हूँ मैं। यहाँ राज्य का मतलब क्या है, जब भी आपको मैं मूल अधिकार पढ़ा हूँ और मैं शब्द काम में लूँ राज्य, इसका मतलब आप ये समझना वो सरकार के लिए। राज्य शब्द का मतलब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ राज्य का मतलब केवल MP UP राजस्थान महाराष्ट्र हिमाचल ये मत ले लेना। यहाँ राज्य का मतलब एक तो क्या होगा, संसद या केंद्र सरकार। समझ में आई बात? दूसरा मतलब क्या लगा सकते हो, मतलब या तो ये हो सकता है, ये होगा तब भी उसे क्या कहेंगे मूल अधिकारों के मामले में, राज्य ही कहेंगे। ठीक है, विधानसभा, विधानसभा या राज्य सरकार, मतलब राजस्थान की सरकार कोई ऐसा काम कर दे जिससे आपके मूल अधिकार का हनन हो जाए तो वो भी क्या है, राज्य। केंद्र की सरकार कोई ऐसा कानून बना दे, कोई ऐसा आदेश पारित कर दे आपके खिलाफ जिससे आपके मूल अधिकारों का हनन हो, तो वो भी क्या है, वो भी राज्य ही है। ठीक है, राज्य का जो आपने अब तक बचपन से याद कर रखा, राज्य का मतलब राजस्थान MP, वो मत लेना। राज्य का मतलब यहाँ क्या है, सरकार, यानी गवर्नमेंट, सरकारी चीज़। तीसरा क्या है, स्थानीय सरकार, इससे भी लोगे आप। स्थानीय सरकार जानते हो ना, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, या आपके पंचायत,
नगर पालिका, समझ गए इन चीज़ों से, ये होंगे स्थानीय सरकार। ठीक है। चौथी, सरकारी संस्थान। सरकारी संस्थान ऐसे सभी संस्थान जो सरकार की एजेंसी है, बस इतना आप याद रखो। ऐसी सभी चीज़ें, ऐसी सभी संस्थाएं जो सरकारी काम करती है, जो सरकार की तरफ से काम करती है, वो सभी क्या कहलाएंगी? वो सभी राज्य कहलाएंगी। इस बात को याद रखो। राज्य की परिभाषा मूल अधिकारों के लिए क्या है? मूल अधिकार जब भी पढ़ोगे, जब भी राज्य का शब्द लिखा हुआ आएगा, उसका मतलब आप छोटे जो होते हैं ना, ये इनके रूप में नहीं लोगे। राज्य का मतलब क्या होगा? हर बार आप समझोगे कि वो कोई सरकार होगी, या कोई सरकारी चीज़ होगी, या कोई ऐसी संस्था होगी जो सरकारी काम कर रही हो। इसका आप याद रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर डीपली नहीं जाना आपको। कोई आप एमए पॉलिटिकल साइंस से नहीं कर रहे हो, या फिर आप कोई एलएलबी की क्लास नहीं हो रही तो मैं इसको डिटेल में कराऊँ। बस हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से समझना है। पहली बात ये समझनी कि अनुच्छेद 12 क्या है? ये राज्य की परिभाषा बताता है। जो राज्य की परिभाषा, राज्य का मतलब आप बचपन से समझते आए हैं, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ये वाला नहीं है। मूल अधिकारों के मामले में राज्य का मतलब क्या होता है? सरकार से होता है। फिर वो चाहे संसद की हो, यानी कि चाहे केंद्र वाली हो, चाहे किसी राज्य की हो, चाहे हमारी ग्राम पंचायत हो, चाहे कोई ऐसी संस्था हो जो सरकार का काम कर रही हो, जो सरकार की एजेंसी के रूप में काम कर रही हो, वो सभी हमारे लिए क्या होंगी? वो सभी हमारे लिए क्या होगी? वो सभी हमारे लिए राज्य होंगी। क्लियर बात? तो इस तरीके से हमने अभी मूल अधिकारों को शुरू कर दिया। मूल अधिकारों के बारे में आपने चीज़ें समझी। पहले तो हमने मूल अधिकारों के पार्ट देख लिए, इसका मतलब समझा। मैग्ना कार्टा कहते हैं इसको, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। स्रोत हमने मतलब कहाँ से लिया हमने संविधान में इनको? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया। वर्तमान में कितने भाग है? 6 भाग है। मूल रूप से कितने थे? 7 थे। वर्तमान वाले 6 हमने याद कर लिए। क्षमता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक हटाया गया था, कौन सा हटाया गया हमें याद करना है? संपत्ति का अधिकार। कब हटाया गया? बहुत बार पूछा गया, बार बार और पूछा जाएगा। 1978। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। अब उसके क्या हालात है? मतलब अब उस वहाँ से तो हमने हटा दिया, हमने अनुच्छेद 31 से तो हटा दिया। ठीक है, अनुच्छेद 31 से तो हमने हटा दिया, लेकिन अब वो कहाँ है? वो अनुच्छेद 300 क में है, 300 ए में है। कौन से भाग में? 12वें भाग में है। आर्टिकल 12। देखो, भाग और आर्टिकल में अंतर होता है। भाग तो पूरा एक खंड होता है। ठीक है, आर्टिकल 12 मतलब अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या करता है? राज्य की परिभाषा बताता है। आप राज्य छोटे मोटे राज्यों की तरह नहीं मानोगे। राज्य का मतलब क्या होगा? सरकार कोई सी भी हो, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, चाहे आपकी ग्राम पंचायत या नगर पालिका, कुछ भी हो। तो इस तरीके से हमने मूल अधिकारों की शुरुआत कर दी। अगली क्लास में हम एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करेंगे। थोड़ा लंबा लेक्चर चलेंगे इनके। अभी ये वीडियो छोटा हो भले ही, लेकिन आने वाली वीडियो जो होंगे आपको कम से कम 4 या 5 वीडियो में ये पूरे करने होंगे। मैं कोशिश करूंगा छोटे करने की, मतलब उनको उतना विस्तृत हम करके नहीं चलें, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे नज़दीक है। जो एग्ज़ाम के लिए काम का उसी पर फोकस करेंगे। पूरी व्याख्या करने या पूरा वर्णन करने, लेक्चरर बनने हमको इधर नहीं बैठना है। ठीक है, अगली क्लास में इनको स्टार्ट करेंगे। इसको रिपीट करिए। बेसिक आपको जानकारी समझ में आई? नोट्स बनाइए, लिखते रहिए, तैयारी करते रहिए, पुरानी चीज़ों को रिविज़न करते रहिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।